Hello friends, welcome back to our YouTube channel 10th and 12th NCERT Biology. गाइज लास्ट वीडियो में हमने पॉलिनेशन के बारे में स्टडी किया था कि पॉलिनेशन कितने टाइप्स की होती हैं। जैसे कि आप एनसीईआरटी की बुक पेज नंबर 27 पर देख सकते हैं, पॉलिनेशन टॉपिक है जिसमें हमने पढ़ा था काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। ऑटोगेमी होता है और जिटोगेमी होता है, जेनोगेमी होता है। आज हमने स्टडी करना है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, कौन कौन से एजेंट्स होते हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। प्लांट्स यूज 2 एबायोटिक एंड 1 बायोटिक एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन। प्लांट्स जो हैं वो 2 बायोटिक और 1 बायोटिक एजेंट को यूज करते हैं अपने पॉलिनेशन को परफॉर्म करने के लिए। बायोटिक क्या होता है? जैसे कि विंड हो गया, वाटर हो गया, और ए बायोटिक होता है जैसे विंड हो गया, वाटर हो गया, और बायोटिक होता है जैसे कि एनिमल्स हो गए। ठीक है, ये एजेंट्स को यूज करता है प्लांट अपना पॉलिनेशन को परफॉर्म करने के लिए। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स होते हैं वो बायोटिक एजेंट को ही यूज करते हैं। मेजॉरिटी जो है वो बायोटिक मींस एनिमल्स को यूज करते हैं अपने पॉलिनेशन को परफॉर्म करने के लिए। ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ प्लांट्स यूज ए बायोटिक एजेंट। बहुत ही कम पोर्शन ऑफ प्लांट्स है जो कि ए बायोटिक एजेंट्स को यूज करते हैं। ए बायोटिक मींस विंड एंड वाटर। Pollen grains coming in contact with the stigma is a chance factor in both wind and water pollination. अब जो पोलन ग्रेन्स हैं वो जो कांटेक्ट में आता है स्टिग्मा के, ये एक चांस फैक्टर होता है। अब देखिए बहुत सारे पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं जिसमें कुछ पोलन ग्रेन्स को ही चांस मिलता है स्टिग्मा तक पहुंचने का। अब जैसे देखिए वाटर है, वाटर में जो प्लांट्स होते हैं वो अपने सारे पोलन ग्रेन्स को रिलीज कर देते हैं, वो फ्लो होने लगते हैं। पोलन ग्रेन्स जो है वाटर के थ्रू फ्लो होने लगते हैं। अब कुछ पोलन ग्रेन्स को ही चांस मिलता है दूसरे दूर प्रेजेंट जो फीमेल प्लांट है, जो स्टिग्मा है, उस तक पहुंचकर पॉलिनेशन को परफॉर्म करने का। ठीक है, इसलिए इसे एक चांस फैक्टर कहते हैं। विंड में भी ऐसा ही सिस्टम होता है और वाटर पॉलिनेशन में भी ऐसा ही सिस्टम होता है। To compensate for these uncertainties and associated loss of pollen grains, the flower produce enormous amount of pollens when compared to the number of ovules available for pollination. इसमें ये बताया गया है कि अब देखिए इसमें क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स का बहुत ज्यादा लॉस होता है क्योंकि बहुत सारे पोलन ग्रेन्स जो हैं वो स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाते। इसीलिए इस प्रॉब्लम को कंपनसेट करने के लिए क्या होता है कि जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा नंबर में पोलन ग्रेन्स को रिलीज करते हैं। अगर कंपेयर किया जाए पोलन ग्रेन्स जो रिलीज हुए हैं उनमें और जो ओव्यूल्स फीमेल्स के पास प्रेजेंट है पॉलिनेशन के लिए उनमें, तो देखा जाए तो पोलन ग्रेन्स बहुत ज्यादा रिलीज होते हैं एज कंपेयर टू फीमेल पार्ट्स। ओव्यूल्स, नंबर ऑफ ओव्यूल्स बहुत कम होते हैं और नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स बहुत ज्यादा होते हैं। अब बताया गया पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंग्स एबायोटिक पॉलिनेशंस। ठीक है, पॉलिनेशन जो विंड बाय विंड होता है, जो पॉलिनेशन बाय विंड होती है, ये बहुत कॉमन होती है एबायोटिक पॉलिनेशंस में। एबायोटिक मींस विंड एंड वाटर में जो पॉलिनेशंस होती है वो बहुत कॉमन है। ठीक है, wind pollination also require that the pollen grains are light and non-sticky so that they can be transported in the wind currents. अब विंड पॉलिनेशन आपको समझ में आ गया कि जो पॉलिनेशन विंड के थ्रू होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो बहुत लाइट होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए ताकि वो विंड करंट्स में इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाए। ठीक है, दे ऑफन पोजेस वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स। पोलन्स आर इजिली डिस्पोज्ड इनटू विंड करंट्स so that the pollens are easily dispersed in the wind currents and large often feathery stigma to easily trap airborne pollen grains. इस लाइन में ये बताया गया है कि जो विंड पॉलिनेशन होता है उसमें क्या होना चाहिए, जो स्टेमन्स है जहां से पोलन ग्रेन्स को रिलीज होना होता है वो वेल एक्सपोज्ड होने चाहिए ताकि जैसे ही विंड करंट्स आए तो वो इजीली डिस्पर्स्ड हो जाए। वैसे ही ऑफन फीदरी स्टिग्मा होना चाहिए, फेदरी स्टिग्मा होना चाहिए जो कि पोलर ग्रेन्स जो आ रहे हैं अपनी तरफ उनको अट्रैक्ट करके उनको ट्रैप कर सके, इजीली ट्रैप कर सके जो एयर में पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन हैव अ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस। इसमें क्या होता है कि जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स है उसमें सिंगल ओव्यूल होता है, एक ओवरी में एक ही ओव्यूल होता है जो कि बंच होता है, पैक्ड होता है, बहुत सारे फ्लावर्स का एक पैक बना होता है इन्फ्लोरेसेंस में। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि एक ही जगह से बहुत सारे फ्लावर्स निकले होते हैं, न्यूमरस फ्लावर्स होते हैं, छोटे छोटे पैक्ड होते हैं, तो
ये ऐसे विंड पॉलिनेशन में ऐसे वाले फ्लावर्स होते हैं. अ फेमिलियर एग्जाम्पल इज द कॉर्न कॉब. द टेजल्स यू सी आर नथिंग बट द स्टिग्मा एंड स्टाइल्स विच वेव इन द विंड टू ट्रैप पोलन ग्रेन्स. विंड पॉलिनेशन इन क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस. आप ये एग्जाम्पल देख रहे हैं, ठीक है, ये फेमिलियर एग्जाम्पल है, इसको कॉर्न कॉब कहते हैं. इसमें क्या है कि ये एक ऐसी एग्जाम्पल है जिसमें ये बहुत सारे, देखिए ये स्टिग्मा है, बहुत सारा आप देख रहे स्टिग्मा और स्टाइल है जो कि पोलन ग्रेन्स को ट्रैप करने में हेल्प करता है. ठीक है, अब बात करते हैं पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड इज लिमिटेड टू अबाउट 30 जनरस, मोस्टली मोनोकोटिलेडन्स. अब पॉलिनेशन बाय वाटर क्या होता है कि बहुत रेयर होता है, बहुत कम फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जो पॉलिनेशन परफॉर्म करते हैं थ्रू वाटर. तो इसमें क्या होता है कि बहुत अबाउट 30 जनरा ही बचे हैं मोस्टली मोनोकोटिलेडन्स में जो कि पॉलिनेशन बाय वाटर परफॉर्म करते हैं. एज अगेंस्ट दिस you would recall that water is a regular mode of transport for the male gametes among the lower plant groups such as algae, bryophytes and pteridophytes. अब इसमें क्या है कि आप देख सकते हैं कि मेल गेमेट्स जो है मोस्टली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है मेल गेमेट्स का लोअर प्लांट्स में जैसे कि एल्गी हो गया, ब्रियोफाइट्स हो गया, ट्रेडोफाइट्स हो गया, उसमें क्या होता है कि वाटर ही मेजर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है जो मेल गेमेट्स है उनका. ठीक है, it is believed particularly for some bryophytes and pteridophytes that their distribution is limited because of the need for water for the transport of male gametes and fertilization. अब ये बिलीव किया जाता है कि सम ब्रियोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स हैं जो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो लिमिटेड है बिकॉज नीड फॉर वाटर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गेमेट्स एंड फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ये मोस्टली वाटर में ही होते हैं. अब उनको वाटर ही चाहिए होता है अपने उसको मेल गेमेट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इसलिए ज्यादातर इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वाटर में ही होती है. समझ में आ रहा है आपको कि जो ये होते हैं, जो एल्गी होते हैं, ब्रियोफाइट होते हैं, टेरिडोफाइट्स होते हैं, मोस्टली वाटर में इसीलिए पाए जाते हैं. ये बिलीव किया जाता है कि इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि इनका जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है मेल गेमेट्स का वो वाटर के थ्रू होता है और इसीलिए ये ज्यादातर वाटर में ही पाया जाता है क्योंकि फर्टिलाइजेशन ही वाटर में होगी तो नया जनरा नया ब्रियोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स वाटर में ही जनरेट होंगे. ठीक है, some examples of water pollinated plants are Vallisneria and Hydrilla, which grow in fresh water, and several marine seagrasses such as Zostera. ये जो है ये कुछ एग्जाम्पल्स है वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स, जैसे वेलिस्नेरिया हो गया, हाइड्रा हो गया जो कि फ्रेश वाटर में होते हैं और मरीन वाटर में होने वाले हैं सी ग्रासेस सच एज जोस्टेरिया. ठीक है, नॉन ऑल एक्वाटिक प्लांट्स यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन. अब यहाँ बताया गया कि सारे ही एक्वाटिक प्लांट्स जो हैं वो वाटर को यूज नहीं करते पॉलिनेशन के लिए. इन अ मेजोरिटी ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स सच एज वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली द फ्लावर एमर्जेंस अबव द लेवल ऑफ वाटर एंड आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स और विंड एज इन मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट्स. अब इन केसेस में क्या होता है कि जो फ्लावर होता है वो क्या करता है, मर्ज कर जाता है, वाटर का जो लेवल है उससे ऊपर चला जाता है, बाहर निकल जाता है और जब वो पानी से बाहर निकल जाएगा तो वो पॉलिनेशन करेगा थ्रू इंसेक्ट्स, वाटर के विंड के थ्रू करेगा, इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन कर लेगा. In Vallisneria, the female flower reach the surface of water by long stalk and the male flowers or pollen grains are released on to the surface of water. They are carried passively by water currents. Some of them eventually reach the female flower and the stigma. In another group of water pollinators such as seagrasses, female flower remains submerged in water and pollen grains are released inside the water. अब इसमें बताया गया है कि ये फीमेल फ्लावर्स हैं वो क्या करती हैं कि अपनी लॉन्ग स्टार की वजह के हेल्प से सरफेस ऑफ वाटर तक पहुंच जाते हैं जिसमें मेल फ्लावर्स जो है अपना पॉलीग्रेन्स रिलीज कर चुका होता है वाटर करंट में और सरफेस ऑफ वाटर तक पहुंच जाता है. तो क्या होता है कि जैसे ही ये लॉन्ग स्टार्स की हेल्प से फ्लावर अपर सरफेस में पहुंचा होता है और दूसरी तरफ से पोलन ग्रेन्स आ रहे होते हैं तो दोनों का क्या होता है कि दोनों मिल जाते हैं, दोनों मीट हो जाते हैं और वहां जाके फर्टिलाइजेशन हो जाती है. और कुछ में क्या होता है कि फीमेल फ्लावर्स जो हैं वो सबमर्ज्ड ही रह जाते हैं, इनसाइड द वाटर ही रह जाते हैं और वहां क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स जो है वाटर के अंदर रिलीज होते हैं तो वहां पर फर्टिलाइजेशन होती है, जैसे कि सी ग्रासेस हो गए. अगर किसी को यहाँ तक कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है. अगर किसी को यहाँ पर अच्छे से नहीं दिख रहा है तो वो अपने बुक पेज नंबर 29 पर जाके देख सकता है. ओके, pollen grain in many such species are long, ribbon-like, and they are carried passively inside the water. Some of them reach the stigma and achieve pollination.
In most of the water pollinated species, pollen grains are protected from wetting by a mucilaginous covering. अब इसमें क्या होता है, वाटर में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं किससे, एक म्यूसिलेजिनियस कवरिंग होती है उनके बाहर, जिससे वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, क्योंकि कोई उन पे अटैक ना हो जाए या डिस्ट्रॉय ना हो जाए, उससे बचने के लिए. बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर. अब जो विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं वो कलरफुल नहीं होते और कोई नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते, बिकॉज जो कि बाहर होते हैं, जो पानी से बाहर होते हैं फ्लावर्स, उनमें क्या होता है कि उन्होंने इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन करनी होती है. अब जिन्होंने इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन करनी होती है, जिन फ्लावर्स ने, उनको कलरफुल इसलिए होना होता है क्योंकि उन्हें अपने इंसेक्ट्स को अपनी तरफ कलरफुल कलर्स को दिखाकर अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता है, और फिर वो जब नेक्टर को सक ऑफ करते हैं तब जाकर वहां पर पॉलिनेशन परफॉर्म होती है, क्योंकि उनकी बॉडी के साथ पॉलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं और दूसरी जगह जाके शेड ऑफ हो जाते हैं. इसीलिए वो कलरफुल होते हैं और नेक्टरफुल होते हैं, और इनको इंसेक्ट्स की जरूरत नहीं होती है, इसलिए वो ये नॉन कलरफुल होते हैं और नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते. ओके, देखिए अब बात आ जाती है बायोटिक, जो बायोटिक एजेंट्स के थ्रू पॉलिनेशन होती है. यहाँ बताया गया मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूज अ रेंज ऑफ एनिमल्स एज पॉलिनेटिंग एजेंट. ठीक है, पॉलिनेटिंग एजेंट जो है एज अ एनिमल यूज किया जाता है, जैसे कि बीज हो गया, बटरफ्लाईज हो गया, फ्लाइज हो गया, बिटल्स हो गया, वैस्प हो गया, एंड्स हो गया, मोथ्स हो गया, बर्ड्स हो गए, सनबर्ड्स, हमिंग बर्ड्स एंड बैट्स आर कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट. ये कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं. ठीक है, अमंग द एनिमल्स इंसेक्ट्स पर्टिकुलरली बीज आर द डोमिनेट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट. इसमें क्या होता है कि अमंग एनिमल्स में क्या होता है, इंसेक्ट्स जो है वो, और पर्टिकुलर जो बीज हैं वो डोमिनेटिंग बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं. ठीक है, इवन लार्जर एनिमल्स सच एज सम प्राइमेट्स, एर्बोरियल्स, रोडेंट एंड इवन रेप्टाइल्स हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड एज पॉलिनेटर इन सम स्पीशीज. ये जो बताए गए हैं ये सभी भी कुछ स्पीशीज में पॉलिनेटर्स की तरह काम करते हैं. Often flowers of animal pollinating plants are specially adapted for particular species of animals. Majority of insect pollinating flowers are large. ये जो insect pollinated flowers होते हैं वो large होते हैं, colorful होते हैं, fragrant होते हैं, rich in nectar होते हैं. ठीक है, और reason क्या है ये मैंने आपको बताया. When the flowers are small, a number of flowers are clustered in a fluorescence to make it conspicuous. अगर फ्लावर्स तो छोटे होंगे तो वो क्या होगा, क्लस्टर होगा बहुत सारे फ्लावर्स का. इनफ्लोरेसेंस में बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर्स, ठीक है, होंगे. एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर्स बाय कलर्स. हाँ, एनिमल्स जो है वो कलर्स के थ्रू अट्रैक्ट होते हैं, जो फ्लावर्स का कलर होता है उसमें अट्रैक्ट होते हैं, या फ्रेग्रेंस के थ्रू अट्रैक्ट होते हैं. द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स क्रिएट साउल ऑडर्स टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स. अब जो फ्लावर्स फ्लाइज और बीटल्स के थ्रू पॉलिनेटेड होते हैं वो एक फाउल ऑडर सिक्रिएट करते हैं, जो कि इन एनिमल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. टू सस्टेन एनिमल विजिट्स द फ्लावर हैव टू प्रोवाइड रिवार्ड टू द एनिमल्स. अब एनिमल्स विजिट तो करते हैं, अब उनको उनके विजिट करने पर फ्लावर्स को उनको एक रिवार्ड देना पड़ता है. वो रिवार्ड क्या होता है, नेक्टर. वो इसीलिए फ्लावर्स पे जाते हैं नेक्टर के लिए. नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स आर यूजली फ्लोरल रिवार्ड्स. ठीक है, नेक्टर और पोलन ग्रेन्स एज अ फ्लोरल रिवार्ड होता है. ठीक है, for harvesting the rewards from the flower, the animal visitors come in contact with anther and the stigma. The body of the animals get a coated of pollen grains which are generally sticky in animal pollinated flowers. When the animal carrying pollens on its body comes in contact with stigma, it brings about pollination. अब क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि क्या होता है कि जैसे ही वहां जाके वो अपना नेक्टर लेते हैं तो पोलन ग्रेन्स जो हैं वो उनकी बॉडी के साथ स्टिक हो जाते हैं, क्योंकि जो एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उनके पोलन ग्रेन्स स्टिकी होते हैं, वो एनिमल्स की बॉडी के साथ स्टिक हो जाते हैं, और वो एनिमल कैरी करता है उन पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक, और स्टिग्मा में जैसे ही जाता है तो वो पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा में जाके शेड ऑफ हो जाते हैं और वहां फर्टिलाइजेशन हो जाती है. ठीक है, इन सम स्पीशीज फ्लोरल रिवार्ड्स आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेसेस टू ले एग्स. एन एग्जाम्पल इज दैट द टॉलेस्ट फ्लावर ऑफ एमोरोफाइलस itself is about 6 feet in height. A similar relationship exists between a species of moth and plant yucca, where both species moth and plants cannot complete their life cycle without each other. The moth deposits egg in the locule of an ovary and the flower in turn gets pollinated by the moth. The larva of the moth come out of the eggs as the seeds start developing. अब ये क्या है कि ये flowers के साथ साथ
एक सेफ प्लेस भी होती है एनिमल्स के लिए। जैसे कि टॉलेस्ट फ्लावर है मोरोफेलस, ये 6 फीट लंबा होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो मोथ और प्लांट यक्का है, ये दोनों स्पीशीज जो है एक दूसरे के बिना फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। अब क्या होता है कि मोथ एंड द प्लांट होता है, जो मोथ है वो अपने एग्स को ले कर देता है इसके ओवरी में, ठीक है, लोक्यूल ऑफ द ओवरी में एग को ले डाउन कर देता है। और इन टर्न क्या होता है कि जैसे ही पॉलिनेशन जो है वो हो जाती है मोथ से। अब जैसे लार्वा डेवलप होता है मोथ से, तो वो एग से बाहर आकर एज अ सीड जैसे डेवलप करते हैं, वैसे वो भी अपना साथ साथ में डेवलपिंग एनिमल भी कर रहा होता है और फ्लावर भी अपना डेवलपमेंट कर रहा होता है। अगर यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आया तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है और मैं उनके रिप्लाई भी कर दूंगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में। ओके, थैंक यू गाइज।